हेलो स्टूडेंट्स, ये हम आज का जो वीडियो है ये नेक्स्ट कर्म कारक का ही कंटिन्यूशन वीडियो है, जिसमें कि और जो कंडीशंस हैं कर्म कारक के लिए वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले हमने वीडियो में देखा था कि सिंपल वाक्य जो होता है कर्म कारक का वो कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कुछ कंडीशंस की। कैसे कि मान के चलिए कि किसी क्रिया में अधि, उपसर्ग, सी, स्था, आस में जो 3 क्रियाएँ हैं सी, स्था, आस, इन सब का मतलब होता है किसी जगह पर स्थित होना, मतलब कोई चीज़ पर बैठना, लेटना, उठना, जो भी स्थिति होती है वो इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से बताई जाती है। ठीक है। आसीत मतलब बैठता है, स्थान, स्थापयति मतलब बैठना होता है। तो यहाँ पर अधि, सी मतलब सोना, स्था मतलब बैठना, उठना, ये सब जो क्रियाओं का प्रयोग है जब हम अधि उपसर्ग के साथ में करते हैं। अगर सिंपल ये क्रिया है के रूप है और अधि उपसर्ग नहीं लगा है तब आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यदि इन क्रियाओं के साथ में अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो आपको द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक। अब हिंदी में हम वाक्य देखें, राम पलंग पर सोता है, तो जैसे ही पर आएगा तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा ये तो अधिकरण कारक है, क्योंकि अधिकरण का चिन्ह है मैं और पर, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति तो लग ही नहीं सकती है। लेकिन नहीं, जब आपको हिंदी में वाक्य पूछा जाए और जब आप उसको संस्कृत में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तब आप सोना है, सोता है, सोता है के लिए आप जब वाक्य बनाएंगे तो रामा पर्यंकम सेते, अगर आप ये वाक्य बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अधिकरण कारक लगाइए। लेकिन यदि आप वहाँ पर अधि उपसर्ग का प्रयोग होगा, चूँकि अधि उपसर्ग का प्रयोग करना इसलिए बनता है यहाँ पर क्योंकि नियरेस्ट वाली बात होती है अधि मतलब। ठीक। अधि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी हमने पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो जब बिल्कुल क्लोज आपका किसी चीज़ से कनेक्शन होता है तो वहाँ पर, जैसे पलंग पर आप लेटते हैं तो पलंग और आपके बीच में कोई गैप नहीं है, इसीलिए वहाँ पर अधि का जोड़ना जरूरी होता है। तो हम जब यहाँ पर अधि उपसर्ग को हमने जोड़ दिया तो ये जितने भी पर में हैं वहाँ पर सभी जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। जैसे इसी वाक्य को देखते हैं, राम पलंग पर सोता है, पलंग पर को छोड़ दीजिए अभी, राम सोता है, इतना वाक्य बनाया हमने, रामः। अब सोता है, सोने को क्या बोलते हैं, सी का जो रूप है वो सेते के हिसाब से चलता है। अब उसमें हमने अधि उपसर्ग लगाना है नहीं लगाना, ये मैंने बता दिया कि अधि उपसर्ग क्यों लगाना है। अधि सेते हमने बनाया। अब रामः अधि सेते हमने बनाया या रामः सेते हमने बनाया, 2 वाक्य हमने बनाए। रामः सेते हमने बनाया तो पलंग को संस्कृत में पर्यंक बोलते हैं, तो आपको पलंग का जो है वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। यदि हमने रामः अधि सेते बनाया तो हमें पलंग का जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है जो नियम के अकॉर्डिंग बोलता है कि हमें कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो रामा तो एक वचन ही आएगा, पलंग को संस्कृत में बोलते हैं पर्यंक, तो पर्यंकम जो आया वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ गया और अधि सेते। ये आपको हेल्प करेंगे वाक्य शुद्धिकरण में। ठीक। आपको ट्रांसलेशन करना है तो ठीक है, आप अगर सेते भी बना देंगे तो भी कोई ऐसा गलत नहीं होने वाला। लेकिन यदि शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर रामः और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति न लिख के सप्तमी विभक्ति का रूप आ गया पर्यंकी, तो आपको फिर अधि सेते यहाँ जुड़ा हुआ तो ये वाक्य गलत है। पर्यंकम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और उसका क्या कहते हैं बहुअधिकरण जो कारक है उसमें अगर एक वचन इसका आ गया लिख के तो फिर आपने वो क्वेश्चन को गलत कर दिया। आपको वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लिखनी है। क्यों लिखनी? क्योंकि वहाँ पर क्रिया में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ। ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये वाला वाक्य आपको, ये वाला नियम। ऐसे ही बच्चा आसन पर बैठता है, आपको पर लगा हुआ है तो जब भी पर दिखे तो 2 चीज़ जरूर दिमाग में सोचिए, क्या ये अधिकरण कारक है या ये कर्म कारक है। अधिकरण कारक यदि होगा तो यहाँ पर अधि उपसर्ग नहीं जुड़ा होगा क्रिया में, और यदि कर्म कारक होगा तो अधि उपसर्ग जुड़ा ही होगा, तो वहाँ पर आपको कर्म कारक ही करना है। जैसे बच्चा आसन पर बैठता है तो बच्चा बैठता है, बालः अधि तिष्ठति, बैठने को तिष्ठति बोलते हैं, आसन पर आसनम, तो जो कर्म कारक है वो किस में जुड़ा हुआ है? आसन में। बालक में क्या है? प्रथम विभक्ति एक वचन ही है। पूछा जाए क्यों आपने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति जोड़ा, क्यों सप्तमी विभक्ति नहीं जोड़ा, तो सिंपल आंसर है क्योंकि तिष्ठति जो क्रिया थी उसमें अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग होगा। उपपद विभक्ति के हिसाब से भी कैसे भी आप मान के चलिए, कारक में जो नियम बताए थे हमने उसी के हिसाब से। गोविंद घर पर बैठा हुआ है, गोविंदा है गृहम अधि तिष्ठति, तो गोविंदा अधि तिष्ठति गृहम घर पर, तो कर्म कारक हो गया यहाँ पर भी। रमेश घर में है, में भी यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना है। रमेशा गृहम अध्यास्ते, घर में है को बोलते हैं अध्यास्ते, आसीत का जो फॉर्म है वो अध्यास्ते। ठीक है। तो भाई देखिए ये रूप आपको याद होने चाहिए, इसमें कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता यदि आपको ये क्रियाओं के रूप वगैरह याद नहीं है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए 100%।
बालक शब्द इन सब के रूप याद होने ही चाहिए, तो ही आप वाक्य बना पाएंगे। तो नियम अपनी जगह हैं और ये चीज़ें अपनी जगह। पहले ये चीज़ याद होनी चाहिए, फिर नियम का यूज़ करके इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाला रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है उपपद विभक्ति के जो शब्द हैं अभितः, परितः, सर्वथा और उभयता के यूज़ में। जब भी वाक्य में अभितः, परितः, सर्वथा और उभयता संस्कृत में लिखे हुए आएंगे तो आपको वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इनके मतलब क्या होते हैं? तो अभितः, परितः, सर्वथा मतलब होता है चारों ओर, उभयता मतलब होता है दोनों ओर। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा इसको, क्या है हिंदी में वाक्य, ग्रामम अभितः परितः सर्वथा वृक्षा सन्ति। अब अगर हम इस वाक्य को संस्कृत में लिखा हुआ, इसका मैंने हिंदी नहीं लिखा हुआ है इस वाले इसमें, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सा कारक कहाँ कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये तो संति क्रिया है, तो इससे तो कारक का कोई लेना देना है नहीं। अभितः, परितः, सर्वथा ये जो नए शब्द इस वाक्य में आए हुए हैं, ये कहाँ पर आते हैं, किस नियम में, किस कारक में आते हैं? क्योंकि जब भी कोई नए शब्द आएंगे तो आपको कोई ना कोई कारक को जरूर जोड़ते हुए वो आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति के कर्म कारक के ये उपपद विभक्ति के शब्द हैं। अब वृक्षा और ग्रामम ये दो बचे। वृक्षा कौन सा विभक्ति है और ग्रामम कौन सा विभक्ति है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वृक्ष जो है वो राम के हिसाब से बहुवचन का रूप है, एक वचन का बहुवचन है, और ग्रामम जो है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो कर्म कारक किस में जुड़ा है? ग्राम में जुड़ा। क्यों जुड़ा? ग्राम के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, वृक्ष में नहीं जुड़ेगा कर्म कारक, ग्राम में जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसके चारों ओर है? गांव के चारों ओर है, तो गांव के चारों ओर में गांव में जुड़ेगा द्वितीय विभक्ति। वृक्षा तो बहुवचन का रूप होगा, क्योंकि बहुत सारे वृक्ष इतने सारी जगह अगर होंगे तो वृक्ष बहुवचन में ही होंगे, तो वहां पर वृक्ष ही आएगा, वृक्षा ही आएगा बहुवचन का रूप, और संति क्रिया का रूप भी बहुवचन में ही आएगा। तो ग्रामम अभितः या परितः या सर्वथा कोई भी शब्द आता है तो वहां पर ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम सर्वथा वृक्षा सन्ति। ठीक है, तो ये तीन शब्द यदि आते हैं तो आपको जो कर्म कारक का प्रयोग है वो किस में करना है? जिसके चारों ओर या जिसके दोनों ओर कोई चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, जिसके चारों ओर वृक्ष बताया जा रहा है, जिसके चारों ओर हरियाली बताई जाए, जिसके चारों ओर नदी बताई जाए, तो किसके चारों ओर बताई जा रही है? जिसके भी चारों ओर बताई जा रही है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आपको करना है। ये आपको समझ में आना चाहिए, वृक्ष में नहीं होगा। जैसे ये वाक्य हिंदी में लिखा है, यमुना के दोनों ओर पेड़ हैं, तो किसके दोनों ओर पेड़ है? यमुना के। तो क्रिया किस में आएगी? द्वितीय विभक्ति किस में लगेगा? यमुना में। यमुनाम उभयता तरवा सन्ति। ठीक है, तरु और वृक्ष एक ही चीज़ है। तरु के रूप जो बनते हैं वो उकारांत के हिसाब से बनते हैं, वृक्ष के रूप बनते हैं वो राम के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि वृक्ष जो है वो अकारांत पुल्लिंग का शब्द है, नॉट नापुंसकलिंग का शब्द। ठीक, तो राम के हिसाब से वृक्ष के रूप चलते हैं। ये इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो ये बन जाएगा कि ये वाले शब्द यदि आए हैं तो वहाँ पर भी हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब ये वाला शब्द है ऊपरी ऊपरी, अधः अधः और अधि अधि। अधः अधः और अधि अधि मतलब नीचे होता है, ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर होता है। तो जब ये शब्द आते हैं तब भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किस में होता है? जिसके नीचे और जिसके ऊपर बताई जा रही है बात। ठीक, तो वाक्य है हरि सब लोगों के ऊपर है, तो हरि तो कर्ता हो गए, तो हरि तो का तो कर्ता कारक से संबंध हो गया, कर्ता में कर्ता कारक से संबंध जुड़ेगा। सब लोगों के ऊपर है, किसके ऊपर है? सब लोगों के। तो जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा वो किस में होगा? लोक में होगा। ऊपर का शब्द तो संस्कृत में ऊपरी ऊपरी आ ही जाएगा, तो ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किसमें किया हमने? लोक में किया। ऐसे ही पाताल सब लोगों के नीचे है, तो अधोअधा लोकम पाला, तो लोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ना पाताल में होगा ना अधोअधा में होगा। अधोअधा तो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे क्योंकि ये तो अव्यय है, इनकी तो क्रिया रूप चलते नहीं है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में आए कि इनके रूप क्यों नहीं चल रहे हैं, सभी के रूप चलने चाहिए, है ना। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो या तो शब्द रूप के हिसाब से रूप चलेंगे, या क्रिया यदि है तो लकार के हिसाब से रूप चलेंगे, विशेषण है तो उसका भी कर्ता के हिसाब से रूप चलता है। कर्म में भी और बाकी शब्दों में भी कोई ना कोई कारक लग रहा है, पर इन शब्दों में क्यों नहीं लग रहा? अभिता, परिता, ऊपरी ऊपरी, अधोअधा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये अव्यय हैं, इनके रूप चलते ही नहीं। हमने आपके अव्यय की वीडियो बताया है कि ये अव्यय होते हैं, इनके कोई रूप नहीं चलते हैं। ठीक, अब है विना, ऋते और अंतरणे। तो ज्ञानम विना न मुक्ति, विना जहाँ पे जुड़ा हुआ है किसके बिना? ज्ञान के बिना, तो द्वितीय विभक्ति किसमें लगेगी? ज्ञान। आप क्वेश्चन करिए, जो वाक्य होता है ना हिंदी का, उसमें क्वेश्चन करिए किसके बिना मुक्ति नहीं है? ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो द्वितीय विभक्ति किसमें जुड़ेगी? ज्ञान में जुड़ेगी। ठीक, अंतरा मतलब बीच में,
तो रामम कृष्णम च अंतरा गोपाला वर्तते, राम और कृष्ण के बीच में गोपाल है। देखिए रामम और कृष्णम, यहाँ पर राम और कृष्ण चा, ये हमने नियम पढ़ा था कि चा से यदि दो कर्ता जुड़े हुए तो द्वितीय विभक्ति आ जाती है, लेकिन इसमें ये नियम नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ पे अंतरा लगा हुआ है। जब अंतरा लगा होता है मतलब कि ये एक वचन में ही दोनों का प्रयोग होगा। रामम कृष्णाचा अंतरा गोपाला वर्तते, राम और कृष्ण के बीच में, अंतरा मतलब बीच में, गोपाल है। ठीक है, तो जब बीच में वाला शब्द का अंतरा जो शब्द है, बीच में जो शब्द है हिंदी में वाक्य में लिखा हो तो वहाँ पर चा के साथ में जुड़े हुए जो कर्ता है वो एक एक वचन में ही आएंगे, द्विवचन में नहीं आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये नियम है। ठीक है, अब बात करें इनकी कि यदि अति, प्रति, अनु और उपसर्ग लगे हुए हैं क्रिया में या किसी कर्म में, तब हमको कैसे करना है। जैसे अति रामम गोविंद, अति मतलब कि बढ़ के, अधिकता, जहाँ पर अधिकता की बात होती है वहाँ अति की बात होती है। प्रति मतलब कि फॉलोइंग, अनु मतलब का ही वही होता है। तो अति रामम गोविंदा, गोविंद राम से बढ़कर है, तो गोविंद बढ़कर है किससे? राम से। तो जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा वो किस में होगा? राम में। सिंपल है, आप क्वेश्चन करिए उस वाक्य में, जो आंसर आएगा उसी में द्वितीय विभक्ति लगेगी। देवदत्त गृहम प्रति गच्छति, देवदत्त घर की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? घर की तरफ। तो गृहम प्रति गच्छति, तो किस में? गृह में द्वितीय विभक्ति लग गई। रामम अनुगच्छति सीता, सीता राम के पीछे पीछे चलती है, तो किस में लगेगी द्वितीय विभक्ति? राम में। किसके पीछे चलती है? राम के पीछे चलती है, तो राम में। किसके घर की ओर जा रहे हैं? देवदत्त के घर की ओर जा रहे हैं। देवदत्त कहाँ की ओर जा रहा है? घर की ओर जा रहा है, तो घर में। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे तो लग जाएगा, पर ये कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए ये वाली के अति, अनु और उपसर्ग जब आपका लगेगा। यहाँ पे देखिए क्रिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ है प्रति, यहाँ पर भी क्रिया के साथ नहीं जुड़ा हुआ है अति। इंडिविजुअल भी इन शब्दों का जब प्रयोग होता है तब भी वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किस में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा? यहाँ पे राम भी है, गोविंद भी। क्यों नहीं? गोविंद में क्यों नहीं किया प्रयोग? गोविंद में भी तो कर सकते थे ना, अति गोविंदम राम, ऐसा लिख देते तो क्या बात थी। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हिंदी में वाक्य क्या है? गोविंद राम से बढ़कर है। ठीक, गोविंद किससे बढ़कर है? राम से। तो किससे? राम से। तो क्रिया का जो कर्म कारक है वो किस में आए, सॉरी कर्ता का जो कर्म, वाक्य में जो कर्म कारक है वो किस में लगेगा? राम में लगेगा। ठीक, ना कि गोविंद में। हाँ, ये वाक्य होता कि राम गोविंद से बढ़कर है तो फिर गोविंद में आता, तो बनता वाक्य अति गोविंदम राम। ठीक, जरा से शब्दों के हेर फेर से सारी चीज़ बदल जाती है। बहुत ध्यान से, बहुत गौर से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ठीक, एक दिन में आप एक ही कारक को पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश करिए। सभी एक साथ बिल्कुल मत पढ़िए, सब कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ठीक, क्रिया विशेषण में भी यही है। मधुरम गायन, जब जैसे गाना कैसा है? मीठा है। दौड़ता कैसा है? तीव्र है। तो जब किसी क्रिया की कोई विशेषता बताने के लिए शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मीठा है, दौड़ना तेज है, अच्छा खाना बनाना है, इस टाइप की जब प्रयोग होता है तब वहाँ पर भी जो विशेषण है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, क्रिया वगैरह तो अपने हिसाब से लगा के सब चलेगी, पर जो उस क्रिया की जो विशेषता बता रहा है, जो विशेषण है, जैसे विशेषण क्या है इसमें? मधुर, मीठा गाना, तो मधुर में लगी है द्विवचन। तीव्र में इधर लगा है द्विवचन नहीं, सॉरी द्वितीय विभक्ति, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बाकी नहीं तो ऐसा कोई संबंध नहीं है। कर्म कारक का जो ऑब्जेक्ट है उसमें लगना चाहिए द्वितीय विभक्ति, बाकी सही जगह क्यों लगा दिया? ये अलग अलग कंडीशंस थी, इसीलिए इन नियमों के तहत इसमें लगा दिया कि क्रिया विशेषण में लगा दिया। क्रिया की विशेषता वाले शब्द में भी मतलब कर्म कारक लग रहा है। जहाँ पर कुछ स्पेशल शब्द हैं जैसे अभिता, अंतरा वगैरह है, इसमें भी लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप तो उंगलियों पर ध्यान रखिए कि कर्म कारक यदि हमने पढ़ा है तो उसके हमने 7-8 पॉइंट पढ़े हैं, वो 7-8 पॉइंट आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यदि सा, स्था और अधि वो क्रियाएं हैं, यदि उसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना है। अविता, परिता, सर्वता, उपरि, उपरि, ये सब अगर शब्द आए हुए हैं तो इसमें होना है। बिना रिते अंतरने में होना है, अंतरा में होना है, और इस तरीके की जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस तरीके से आप उंगली पे याद करके रखो कि इसमें लगेगा। क्वेश्चन करेंगे तो लग जाएगा। जो अव्यय वाले शब्द हैं उनके कोई रूप नहीं चलते हैं, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे उन शब्दों से जिस शब्द का डायरेक्ट कनेक्शन हो। जैसे कि ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, तो ऊपर ऊपर लोक है, तो ऊपर ऊपर का संबंध डायरेक्ट किससे है? हरि से नहीं है, डायरेक्ट लोक से संबंध है उसका। तो जहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो उस पर्टिकुलर वर्ड की, वहाँ उसी शब्द में ही कर्म कारक का प्रयोग होता है। ये आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और हरि कारक में, हर एक कारक में भी यही है, जो उस पर्टिकुलर कारक को बताने वाले जो शब्द हैं उसका संबंध जिस भी शब्द से डायरेक्टली होता है वहाँ पर ही उसी शब्द में उस कारक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये
कर्म कारक का एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया है ट्रांसलेशन को लेके वो समझ में आया होगा। एक बार देखेंगे वीडियो आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन जब आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको ये समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। इट इज़ जस्ट वांट प्रैक्टिस। जैसे हम मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं ठीक वैसे ही आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार वाक्य लिखिए, उसमें आइडेंटिफाई करिए कौन सा कारक है, कौन सा कारक है और क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर। बस इतना काम करेंगे आप, देखिएगा धीरे धीरे आप बिल्कुल इतने अच्छे से ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और फिर आप बिल्कुल भी गलतियाँ नहीं करेंगी। तो आगे के कारक में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।